hello and welcome back to my channel. This is an amazing platform Kids English Connection and today you will learn chemistry and आज का टॉपिक है atomic structure. गाइस, आप अपने चारों तरफ देखो, आपको क्या दिख रहा है? जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो सभी चीजें बनी हुई हैं एटम से। चाहे वो जितनी भी छोटी चीज हो या फिर बड़ी चीज हो, सभी चीजें एटम से मिलके बनी हुई होती हैं। तो आप समझ ही लीजिए कि एटम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एटम्स के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन। लेट्स गेट स्टार्ट। आज जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है वो कुछ इस तरीके का है, बट यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, इसकी जर्नी क्या है गाइस? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई एक साइंटिस्ट है, सो रहा है और उसे सपना आया कि एक एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं और उसकी नींद खुली, उसने सभी चीजें लिख लिया होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, कोई साइंटिस्ट आया होगा, उसने कुछ बताया होगा और फिर वो चला गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट कोई आया होगा, उसने कहा तुमने ये चीज तो सही बताया बट यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी, तो उसने कुछ अपना बताया होगा, सही किया होगा और फिर वो चला गया। फिर तीसरा साइंटिस्ट आया होगा, उसने कुछ बताया होगा। फिर फोर्थ साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने कुछ बताया होगा। फिर फिफ्थ साइंटिस्ट, सिक्स्थ साइंटिस्ट, ऐसे ही करके हमारी साइंस जो है वो बढ़ती गई, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई और आज जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कुछ इस तरीके का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, अब हम देखते हैं कि एटम को इन्वेंट किसने किया। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एटम? तो एटम को इन्वेंट किया था महर्षि कन्नर ने 6th सेंचुरी में। यस गाइस, उन्होंने एक परमाणु नाम के वर्ड का इन्वेंशन किया था। परम मतलब होता है अल्टीमेट एंड अणु मतलब होता है पार्टिकल। तो परम प्लस अणु इक्वल्स परमाणु व्हिच मींस अल्टीमेट पार्टिकल, जिसे इन्वेंट किया था महर्षि कन्नर ने 6th सेंचुरी में। तो उन्होंने एक चीज को ब्रेक करना शुरू किया और वो उस चीज को तब तक ब्रेक करते रहे जब तक वो फर्दर डिवाइड होना बंद न हो गई हो, और उसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु मतलब अल्टीमेट पार्टिकल। एंड ये एटम वर्ड कहां से आया? एटम वर्ड आया है ग्रीक के एक वर्ड से, एटमॉस से, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब जिसे हम फर्दर डिवाइड और डिवाइड नहीं कर सकते। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इन्वेंट किया इसे। तो आप ये समझ लीजिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने वाली थी। इन्होंने अपना एक पोस्टुलेट भी बनाया जो कि बहुत ही फेमस पोस्टुलेट है। यस गाइस, एंड इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए अब इनके पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। इन्होंने 6 पोस्टुलेट बताए थे, चलिए 1 बाय 1 करके सभी को देखते हैं। तो जॉन डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यस, उन्होंने कहा कि मैटर जो होता है वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, न टूटने वाले पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम है एटम। एंड आई होप कि आपको ये तो पता ही होगी कि व्हाट इज मैटर। गाइस, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में यही बताया था कि जो मैटर होती है वो न टूटने वाले पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है जिसका नाम है एटम। गाइस, चलिए अब हम देखते हैं इनकी सेकंड पोस्टुलेट। तो ये अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहते हैं कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब वो कहते हैं कि एटम को ना तो कोई बना सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। एटम इतनी छोटी होती है, वो ऐसा कहते हैं अपने सेकंड पोस्टुलेट में। चलिए अब देखते हैं इनका थर्ड पोस्टुलेट। तो ये अपने थर्ड पोस्टुलेट में कहते हैं द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब ये कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम ही होंगे, मैच करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड एलिमेंट को ब्रेक करते हैं तो उसमें जो भी ब्रेक करने में हमें एटम्स मिलेंगे वो गोल्ड से सिमिलर ही होंगे, गोल्ड के प्रॉपर्टीज से सिमिलर ही होंगे। बट अगर आप इसे सिल्वर से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो सिल्वर के एटम और गोल्ड के एटम मैच नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो इनका यही कहना था कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे। Now, the fourth postulate is the atom of an element combine in small numbers to form molecules. मतलब एक एलिमेंट के एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन के आप 2 एटम लीजिए, वो बन जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2। आई होप कि आपको फोर्थ पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। तो वो अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में कहते हैं कि एटम्स कंबाइन विद अदर एटम्स इन सिंपल रेशियोज। मतलब जब एटम कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल रेशियो बनाते हैं, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में अलाउ नहीं करते, वो एक सिंपल रेशियो को ही अलाउ करते हैं। आई होप कि आपको फिफ्थ पोस्टुलेट तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनका सिक्स्थ पोस्टुलेट एंड द लास्ट वन इज
ये कहते हैं अपने 6th पोस्टुलेट में कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एंड यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गए डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। यस गाइस, मैंने आपको सारे पोस्टुलेट्स बता दिए हैं जो डाल्टन ने बताए थे। ओके, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सारे पोस्टुलेट इनके सही थे? यस, मैं पूछ रही हूँ कि क्या इनके सारे पोस्टुलेट सही है? नहीं गाइस, साइंस इतना एडवांस हो गया है, साइंटिस्ट्स ने इतनी रिसर्च कर ली है कि इनके सारे पोस्टुलेट को उन्होंने गलत साबित कर दिया है। यस गाइस, शुरू के 5 पोस्टुलेट इनके गलत हैं, उन्होंने ऐसा बताया। यस, बस 6th वाला जो पोस्टुलेट है कि जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस यही एक पोस्टुलेट है जो उनका सही है। ओके, गेट इट, इनके सारे पोस्टुलेट गलत हैं, 5 पोस्टुलेट गलत हैं, बस एक सही है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको याद रहेगा। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एटम के बारे में थोड़ी सी और स्टडी करते हैं। गाइस, एटम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देयर आर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। यस, एंड शायद आपको ये पता भी है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? तो प्रोटॉन होल्ड्स पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड्स नेगेटिव चार्जेस एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्जेस। न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, इनके पास कोई भी चार्जेस नहीं होती है। बट क्या गाइस बस इतने ही सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं? नहीं, आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में साइंस इतनी आगे पहुंच गई है कि साइंटिस्ट्स ने 200 प्लस सबएटॉमिक पार्टिकल्स खोज लिए हैं। यस, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पास 200 प्लस सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बट हमें जो पता है वो 3 ही है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड इनके बारे में ही हमें स्टडी करना है। यस, यही कॉमन है एंड इनके बारे में ही हमें स्टडी करना है। तो चलिए इन्हें हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यस, इनका मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब देखते हैं इनका चार्ज। तो ये होल्ड करते हैं पॉजिटिव चार्ज और इनका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यस, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं नेगेटिव चार्ज, इनका चार्ज सिमिलर टू प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस इसमें माइनस लगा होता है। तो इनका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते थे, इसलिए उसमें +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम था, एंड ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं। अब देखते हैं इनका मास। तो ये इनका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यस गाइस, अब देखते हैं न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन का चार्ज आप सभी को पता है न्यूट्रल है, ये कोई भी चार्ज नहीं होल्ड करते हैं, इनका चार्ज न्यूट्रल होता है, एंड इनका मास होता है सिमिलर टू प्रोटॉन का मास, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों को डिस्कवर किसने किया, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। यस, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको ये याद होना चाहिए कि इन तीनों की डिस्कवरर कौन है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन के डिस्कवरर को। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था सर गोल्डस्टीन। यस, सर गोल्डस्टीन इज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने। यस, जे थॉमसन। ओके, नाउ अब देखते हैं न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे सर चैडविक। यस, इनका पूरा नाम है सर जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन्स को कैनाल रेज भी बोला जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी बोला जाता है। ये कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए कि प्रोटॉन्स आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज कैथोड रेज। आई होप आपको याद रहेगा। अब पढ़ते हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 3 बेसिक मॉडल। यस, अब ये मॉडल किनका है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल, देन हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल, देन हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं थॉमसन्स मॉडल। इनका मॉडल बहुत ही सिंपल है। यस, सर जे थॉमसन का मॉडल बहुत ही सिंपल है। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि सर जे थॉमसन जो है ना, इनको वाटरमेलन बहुत पसंद है। तो उन्होंने बताया कि वाटरमेलन एटम की तरह हो सकता है। जैसे अभी मेरे पास एक वाटरमेलन है, ठीक है, इस वाटरमेलन में आप जो रेड रेड वाला पार्ट देख पा रहे हैं ये पूरा पॉजिटिव चार्ज में कवर है। ओके, अब ये समझ लीजिए कि ये जो रेड रेड वाला पार्ट है इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो सीड्स है वो इसमें एम्बेडेड है।
ठीक है, सेम यही चीज बताने की कोशिश करते हैं सर जे थॉमसन। तो वो कहते हैं जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है, पूरा एक स्फेयर होता है एंड उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, वैसे ही उसमें भी एटम में भी पॉजिटिव चार्ज पूरा फिल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लाइक वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो इनका एक सिंपल सा फंडा नहीं मॉडल, यस, इनका एक सिंपल सा मॉडल यही था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। लाइक ये वाटरमेलन है तो इसमें जो रेड रेड वाला पार्ट है ना, इनके हिसाब से ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। उस टाइम पे 17th-18th सेंचुरी में इन्हें ये नहीं पता था कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, बस उनको ये पता था कि एटम जो है वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज है एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है इन वाटरमेलन की सीड्स की तरफ। गाइज आप इसे प्लम पुडिंग से भी समझ सकते हैं। प्लम पुडिंग में जैसे ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, वैसे ही ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम में घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इनका यही एक सिंपल सा मॉडल था। बट क्या इनकी सारी बातें गलत है? जैसे जॉन डाल्टन की सारी बातें गलत हो गई थी, क्या इनकी भी सारी बातें गलत है? नहीं, इनकी कुछ बातें सही है। यस, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। इनके पहले हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए अगर आपको याद होगा तो हम इन्हें डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर जे थॉमसन। ओके, तो इसलिए ही हम इन्हें डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। ओके, तो इस थॉमसन मॉडल के बाद हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, अब ये हमें दो स्टेटमेंट दे के गए। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। यस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है कि जो एटम है ये एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, बट ये अलग बात है कि हमें प्रोटॉन्स का नहीं पता था, ये गलत है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तो इनका सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस, इनकी ये बात बिल्कुल सही है, आज भी हम मान रहे हैं ये बात इनकी बिल्कुल सही है। इन्हें भले ही प्रोटॉन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, बट इन्हें ये पता था कि एक एटम के अंदर जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इक्वल किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज की, इसलिए एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कंग्रेट्स, आपका फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम फिनिश होता है। अब यस, आपने थॉमसन मॉडल कवर कर लिया है। चलिए अब दूसरा मॉडल ऑफ एटम देखते हैं, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। गाइस, ये कहते हैं कि मैं ना थॉमसन से अच्छा हूँ। ये कहते हैं कि थॉमसन की तरह मैं बस बक 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 करके नहीं चला जाऊंगा, मैं पूरी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। यस, ये ऐसा कहते हैं कि ये पूरी एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, करके दिखाएंगे। तो गाइस चलिए मिलके अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था वही हम देखते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से हमें तीन चीजें चाहिए, अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, तो अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई ये सब चीजें क्या होती है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती है। अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम 2+ पार्टिकल, मतलब कि हीलियम आयन। आप इसे हीलियम आयन भी बोल सकते हैं या फिर हीलियम न्यूक्लाइड भी बोल सकते हैं या फिर हीलियम 2+ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है अल्फा पार्टिकल। अब देखते हैं कि गोल्ड फॉइल क्या होता है। गाइस, आप सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल तो यूज करते होंगे ना, यस, जिसमें हम खाना लेते हैं, यस, दैट इज सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को। यस, क्यों हम गोल्ड फॉइल क्यों यूज कर रहे हैं? हम एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर फॉइल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि गाइस एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर फॉइल जो होती है उसमें कम से कम 1000 लेयर ऑफ एटम तो होते होंगे, बट जो गोल्ड फॉइल होती है वो एक्सट्रीमली मैलिएबल होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है। यस गाइस, अब जिसमें ज्यादा लेयर ऑफ एटम होंगे उसमें कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे गोल्ड फॉइल लेते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए कैलकुलेशन करने में। यस, इसमें बहुत ही कम लेयर ऑफ एटम होती है जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं गोल्ड फॉइल। एंड आपको लेनी है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये तीन चीजें थी जो आपको लेनी है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखिए गाइस, अभी मेरे पास आप समझ लीजिए ये एक गन है, ये एक मशीन गन है, कोई नॉर्मल गन नहीं है। अगर ये नॉर्मल गन होती तो इससे असली वाली गोली निकलती ना, बट ये कोई नॉर्मल गन नहीं है, ये एक मशीन गन है। एंड इस मशीन गन के अंदर है अल्फा पार्टिकल्स। यस, इस मशीन गन के अंदर है अल्फा पार्टिकल्स। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में जो आपको गोल्ड फॉइल दिख रहा है, अगर मैं इस गन से उस गोल्ड फॉइल में वार करती हूँ, इस मतलब ऐसे मारती हूँ, तो क्या होगा?
क्या होगा गाइस, गोल्ड फॉइल तो बहुत ही पतली होती है। अगर ये असली गन होती तो इसकी गोली आर पार हो जाती है उससे, तो क्योंकि वो बहुत पतली होती है, राइट। बट ये हमारे पास कोई नॉर्मल गन नहीं है, अल्फा पार्टिकल वाली गन है। एंड गाइस अगर आप ध्यान दें तो इस गोल्ड फॉइल के अंदर भी कुछ ना कुछ एटम तो होगी ही ना। यस, भले ही ये बहुत ही ज्यादा पतली है, इसमें होंगे एटम बट कम होंगे। हमने क्या पढ़ा है, एटम जो होते हैं वो हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो जितनी भी छोटी चीज हो, जितनी भी पतली चीज हो, जितनी भी बड़ी चीज हो, या फिर जितनी भी मोटी चीज हो, सभी चीजों में एटम प्रेजेंट होता है। बट अगर ये थिन है तो इसमें कम एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें एटम प्रेजेंट है बट इन लेस अमाउंट, ठीक है। तो जब हम गन से इसमें वार करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि क्या ये सीधा सीधा चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। जैसे इस पिक्चर में जो गोल्ड फॉइल है, अगर मैं इस गन से उस पर वार करती हूँ तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हीलियम पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल हैं ये इस गोल्ड फॉइल में क्या कर रहा है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस एटम ने, जो गोल्ड फॉइल के अंदर प्रेजेंट है एटम, उस एटम ने इस हीलियम के साथ क्या किया, राइट। ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम ऐसा करके देखे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। यस, वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल है, वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। यस, तो 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो अपनी प्लेस में वापस आ रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है, तभी तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्रेट पास हो रहे हैं। जब रोड में कोई भी ट्रैफिक नहीं होती है तो हम सीधे सीधे चलते हैं ना, राइट। इसी तरीके से वहां पे एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, एम्प्टी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट पास कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, तो गाइस आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता है आपको तो ये जान लीजिए कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सेम वाले चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब गोल्ड फॉइल में हम अल्फा पार्टिकल से वॉर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। गाइस जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो हीलियम है हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है। यस, अब अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आप ही सोचिए उस एटम के अंदर भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, तभी तो सिमिलर चार्जेस रिपेल कर जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, बट ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम ही है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर चार्जेस मिल जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है बट कुछ ऐसे स्पेस हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जे थॉमसन जी की जो एक डिस्कवरी थी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो गलत है। उन्होंने क्या कहा था कि एक एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये गलत है। अगर पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता तब तो सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर घूम रहे होते ना, क्योंकि सारे सिमिलर चार्जेस जब मिलेंगे तब वो रिपल होंगे, तब तो सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो इधर उधर घूम रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, तभी तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। एंड 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो वापस आ जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड पॉइंट कुछ मिला होगा जिसे वो आर पार नहीं कर सकी होगी वो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और वो हार्ड चीज क्या होगी गाइस, अगर वो उस पॉइंट को आर पार नहीं कर सका होगा अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब है वो पॉइंट सच में बहुत हार्ड होगी, पत्थर की तरह होगी। एंड ये हार्ड चीज है क्या गाइस एक्चुअल में जो सारी पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पे स्टोर्ड है, एंड वही एक हार्ड जगह है जिससे ये अल्फा पार्टिकल पार नहीं कर सकी और वो वापस आ गई। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये पूरी एक्सपेरिमेंट होती है खत्म। इससे हमें ये पता चलता है कि एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होती है एम्प्टी होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उससे स्ट्रेट पास होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ जगह पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एटम में, जिसकी वजह से सिमिलर चार्जेस रिपेल हो जाते हैं। एंड 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि वो बहुत ही हार्ड चीज से मिला होगा, राइट, जिससे वो पार नहीं कर सका। एंड हार्ड पॉइंट क्या था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है एक जगह कलेक्ट थे, एक जगह स्टोर थे बीच में, और इन्होंने ही हमें प्रोटॉन के बारे में बताया था। यस, यही थे जो हमें प्रोटॉन के बारे में बताए थे कि यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है हमारा, मतलब एटम का खाली, तभी तो अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो स्ट्रेट पास कर रहा था। बीच में
पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड उसके अराउंड क्या है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इतना ही बताया, इसके बाद इनकी डिस्कवरी होती है खत्म। अब हम देखेंगे तीसरा मॉडल ऑफ एटम। अब थर्ड मॉडल ऑफ एटम से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही ऑर्बिट में नहीं बैठे रहते। अगर ऐसा होता तो एटम तो अनस्टेबल होता ना, स्टेबल होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चार्ज पार्टिकल हूँ और मेरे पास एक्सेलरेशन है, मैं एक डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, मैं कुछ देर बाद अपनी एनर्जी रेडिएट करूंगी ना, लूज करूंगी ना, राइट। तो कुछ समय बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैं वहीं पे बैठ जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिट में बैठे रहेंगे, सारे मूव करते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे ना गाइस, वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे और एक जगह थक करके बैठ जाएंगे न्यूक्लियस में ही। फिर ऐसे तो अनस्टेबल हो गया एटम, राइट। अब देखते हैं थर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो बोर जो थे वो कहते हैं कि रदरफोर्ड की सारी बातें सही है, बट एक चीज उन्होंने गलत बोल दी। उन्होंने कहा था कि एक ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये चीज गलत बोल दिया उन्होंने। जैसा कि मैक्सवेल ने भी बताया था, तब तो एटम अनस्टेबल हो जाएंगे ना, इसलिए इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट फॉलो करते हैं। ठीक है, KLMN शेल होती है, उनकी कुछ शेल्स होती है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोर अपने मॉडल में यही कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एक ही जगह रिवॉल्व नहीं करते हैं। ओके, वो KLMN शेल में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज एनर्जी सेल्स। चलिए अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी शेल कौन सी है? K। सेकेंड एनर्जी शेल कौन सी है? L। थर्ड एनर्जी शेल कौन सी है? M। फोर्थ एनर्जी शेल कौन सी है? N। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर ने हमें बताया था, उनके मॉडल ऑफ एटम का ये भी एक पार्ट है। ओके, तो आई होप आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, ये आपको भी पता है। इसका जो मास होता है वो सिमिलर टू प्रोटॉन का मास होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको भी पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं n लेटर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर n से। ओके, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर n। ओके, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। तो ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है एंड इट इज द ओनली एलिमेंट। ठीक है, As this brings to the end of this part, I hope आपको ये पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे आंसर को दूंगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी करिएगा एंड डू शेयर द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।